7 और C बराबर आप देख सकते हैं 3। ABC के मान ज्ञात हो जाने पर आप क्या करते हैं बच्चों, B² माइनस 4AC का मान ज्ञात करते हैं। मैंने कहा था आगे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी बता दे रहा हूं एक बार आपको, ये विविक्तिकर कहलाता है। आगे इस पर बात करते हैं। तो देखिए जरा सा, इसका मान आपको कितना मिलता है, -4A और ये गुणा है क्या है C का। तो ये आपको 49 माइनस 24 अर्थात कितना प्राप्त हो गया, 25। आप देख सकते हैं बेटा, वर्ग ये B² माइनस 4AC का मान क्या है, 0 से बड़ा है। 25 से धनात्मक है अर्थात 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे। तो चूंकि B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण से वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई, वास्तविक मूल होंगे। अब ये मूल क्या होंगे, द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो द्विघाती सूत्र आप जान रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन 2a। चलिए यहां पर मान रख देते हैं ABC के। तो B का मान आप देखिए पहले से ही माइनस लगा है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों हम पहले से ही इसे सरल कर चुके थे। इसका मान कितना था, B² माइनस 4AC का 25 रख दिया आपने अपॉन 2, और देख सकते हैं कि A का मान कितना है, 2 है। अब देखिए ये प्लस का 7 हो गया, और ये वर्गमूल कितना इसका, 25 का 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 + 5/4 अर्थात 12/4, या फिर इसे आप कितना कहेंगे, 3। अब बच्चों देखिए जरा सा, माइनस चिन्ह लेते तो आपको क्या मिलता, 7 - 5/4 अर्थात 2/4 या फिर 1/2। ये दो मूल आपको प्राप्त हो गए। यदि आप चाहें, इससे जांच करना चाहें कि मूल हमारे सत्य हैं या नहीं, तो समीकरण में x के स्थान पर आप इन मानों को रख करके देख सकते हैं। तो देखिए जरा सा आपको क्या मिलता है, हल कर लेते हैं। x बराबर पहला आपका मान निकला था 3, तो आपने रखा इसे 3 का स्क्वायर बाएं पक्ष में रख रहा हूं बच्चों, 7 × 3 + 3। ये देखिए बाएं पक्ष को आपने सरल किया तो कितना हुआ, 18, और ये 21 + 3 अर्थात 21 - 21 = 0। तो दाहिना पक्ष आ रहा है इस मान को रखने पर जो आपने 3 निकाला था। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे मान को रख सकते हैं 1/2 को, और आप पाएंगे कि उससे भी आपको दाहिने पक्ष 0 के बराबर आपको बायां पक्ष सरल होकर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपके मूल सही है। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों, 3 व 1/2 होंगे। ये आपको उत्तर ज्ञात हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, मूलों की प्रकृति पर बात करते हैं। जो मैंने कहा था भाग 4 में मैं मूलों की प्रकृति पर बात करूंगा। आपसे बात
हो चुकी है, लेकिन पूरी बात यहाँ पर अब मैं आपको एक बार दर्शाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आपके दिमाग पर रहेगा। मूलों की प्रकृति निर्भर करती है बच्चों इस बात पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आप जो देख रहे हैं, ये ही तय करता है कि हमारे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। कैसे से तात्पर्य है, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो आप देखिए, यदि इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है, धनात्मक गिनती कोई भी आ रही है, इसको सरल करने पर कई सवालों में हम लोगों ने देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक तो होंगे ही। बड़ा है 0 से, वास्तविक होंगे, दो भिन्न मूल होंगे और वे दो भिन्न मूल ये तथा ये होंगे। एलसीएम लेने पर वही चीज बन जाती माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, दूसरा मूल, पहला मूल, दूसरा मूल, भिन्न मूल, जैसा कि आपने बोला यहाँ पर दो भिन्न मूल, तो एक ये और एक ये। दूसरी बात देखिए, प्रकृति के बारे में बता रहा हूं, यदि ये 0 हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, यहां पर क्या था, ग्रेटर था। ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा था अर्थात धनात्मक था, तब ये दो मूल भिन्न मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे। और यहां पर देखिए, यदि बराबर 0 है इसका मान, तब पर भी इसमें मूल वास्तविक ही होंगे। परंतु ध्यान रहे बच्चों, वास्तविक होने के बाद इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। और वो बराबर मूल कितने होंगे, माइनस बी अपॉन 2b। तो बच्चों देखिए, एक प्रश्न इस पर हम छोटा सा आपको भी करा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 सपोज कीजिए कि ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो यहां पर देखिए जरा सा a, b और c आपको दिखलाई दे रहे हैं, तो जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर विचार कीजिए। तो -4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, अब आप देख सकते हैं 16 माइनस 16 अर्थात 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मूल इसके क्या होंगे, आपके सामने है माइनस बी अपॉन 2a, तो मूल इसके होंगे, अतः मूल माइनस बी अपॉन 2a, आप देख सकते हैं माइनस बी माइनस 4, पहले से ही b का मान है, और ये आपको मिल रहा है अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2 या फिर 2। तो दोनों ही मूल 2 होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे, 2,2। ये इसलिए भी है कि जब ये पोर्शन 0 ही बन गया, इसकी बात चल रही है, बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 बन गया, तो इतना हिस्सा 0 बन गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये ही तो बचा, और ये दोनों बराबर है, तो अर्थात मूल बराबर होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर होंगे। तीसरी यहां पर स्थिति दी है, देखिए, यदि ये 0 से 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, तो बच्चों ऋणात्मक की स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात से संबंधित। लीजिए एक समीकरण आपके पास ये है, ABC तीनों के मान 1, देख सकते हैं 1, 1 और ये 1 है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, अर्थात ये 1 माइनस 4 बराबर -3 आ गया। अब बच्चों ये -3 आ जाने से क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो अर्थात आपको क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहीं पर से क्वेश्चन को रोक देंगे आप। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे, इसके बाद आप
तय करेंगे कि मूल कैसे होंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है हमारे पास, मैंने कई बार इससे बारे में आपको बताया कि इसे हम समीकरण का विविक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये ही तय कर रहा है इतने बार से कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो वास्तविक होने के साथ साथ जो बातें हुई, इनकी एक छोटा सा समरी रूप आपके सामने है। देखिए, तो यदि शून्य से बड़ा था, मूल वास्तविक होंगे, और दो भिन्न से तात्पर्य है दोनों मान x के अलग अलग प्राप्त होंगे। परंतु यदि शून्य के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप विविक्तिकर कह रहे हैं, तो यहां पर दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तो होंगे ही, बराबर होंगे। और तीसरी बात थी, यदि ये शून्य से छोटा है तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो आपने देखा, डी अक्षर से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ध्यान रहेगा, डी अक्षर से मैंने दिखलाया, डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर ले लिया, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि डिस्क्रिमिनेंट तय करता है कि मूल कैसे होंगे। तो बच्चों आगे देखिए, चलते हैं। हमारे पास में एक पुनः प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि संभव हो तो मूल भी बताइए। अब प्रकृति, वही बात जो भी चल रही थी। तो देखिए, पूरी बात यहां पर ध्यान से, सर्वप्रथम अपने दिए गए समीकरण को तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो आपको यहां पर ए, बी व सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अब आप डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर निकालेंगे 4ac। देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, -4 और ये 2 और ये 3, अर्थात यहां पर ये 36 और ये कितना 24, कुल मिला के आपके पास यहां पर आ रहा है 12। तो d का मान क्या हो गया, शून्य से बड़ा हो गया। अतः बोला गया ना, मूल संभव हैं, अतः मूल वास्तविक होंगे, अर्थात संभव है। मूल संभव हैं या वास्तविक है ना, मूल वास्तविक या संभव। तो मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल है, संभव है, शून्य से बड़ा है। आगे कह रहे हैं यदि संभव हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल मैंने आपको बताया बच्चों, पहला मूल इस प्रकार है, देखिए -b प्लस, अब तो हम इसे d से दर्शा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपॉन 2a, और माइनस लगा देंगे तो दूसरा भी मूल मिल जाएगा। तो चलिए इसे सरल कर लेते हैं। b का मान आपके पास यहाँ पर -6 है, और प्लस माइनस अंडर रूट में आपने कितना निकाला हुआ है, 12 अपॉन 2, और a का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये 6 प्लस माइनस 12 का यहाँ पर देखिए अंदर गुणनखंड करके 4 और 3, और वो 2 बाहर बन के आ गया, 4 को बाहर कर दिया, और ये 4, 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये मिल गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो बच्चों देखिए, मूल समीकरण के क्या हमें प्राप्त हो गए, 3 प्लस √3 अपॉन 2 तथा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये दो मूल हमें प्राप्त हो गए। पहले आपने क्या दिया, एबीसी के मान ज्ञात किए व्यापक से तुलना करके, उसके बाद में आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला,
डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपने ध्यान दिया कि ये धनात्मक है, शून्य है या ऋणात्मक है। तो यदि ये धनात्मक है या शून्य है तो आपने कहा मूल संभव है, वास्तविक है। और इसके बाद आपने मूल यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के बना दिए बच्चों। अर्थात ब्रैकेट खोलिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ब्रैकेट खोलने पर आपको ये मिल जाएगा कि x 2kx प्लस 6 बराबर 0। kx से अंदर आपने गुणा कर दिया। अब इसकी आप तुलना कर लीजिए व्यापक समीकरण से, तो आपको a बराबर कितना मिल गया, k, b का मान प्राप्त हो गया -2k और c का मान 6 प्राप्त हो गया। a b c के मान आपको प्राप्त हो गए यहां पर। उसके बाद देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, चूंकि दिया है समीकरण के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, ये दिया हुआ है प्रश्न में बच्चों। तो यदि बराबर हैं तो इसका मतलब है कि b बराबर 0 उन्होंने हमें दे दिया है इस प्रश्न में। तो d का मान 0 है, अर्थात विविक्ति कर b² - 4ac बराबर 0 शुरू से ही दिया हुआ, आपको ज्ञात नहीं करना है। प्रश्न ने पहले ही कह दिया था मूल बराबर है, तो बराबर है, तो b² - 4ac = 0। अब देखिए abc के मान रख दिए, तो 2k वर्ग - 4 और यहाँ पर a का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 6, बराबर पर 0, ध्यान रखिए। तो मिल गया 4k² - 24k बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहां पर से आपको कॉमन मिल रहा है 4k, अर्थात k माइनस कितना, 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो बराबर 0। एक बार देखिए 4k बराबर 0 लिया तो k बराबर 0, और दूसरी बार k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, जैसा कि गुणनखंड से हम लोग मान प्राप्त करते। परंतु बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए इस मान के बारे में। k का मान यदि 0 आप ले लेंगे तो k की जगह पर 0 रखने पर ये पद ही गायब हो जाएंगे, द्विघात समीकरण ये रह ही नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो k के मान निकले, क्या वो मान हमारे समीकरण के लिए उपयुक्त हैं, उसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपको बताएं k का मान 0 नहीं लेंगे, k का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 6। यही बच्चों इस प्रश्न का हल है। ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत छोटा होता है। उन्होंने यदि यहाँ पर बराबर न दे करके ऐसा दे दिया कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए अगर वास्तविक दे देते तो आप क्या नोट करते, तब उसका मतलब था b² - 4ac बड़ा है और बराबर है 0। इसको लेकर के शुरू से चलते और लास्ट तक ये ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद k का मान जो भी होता बड़ा बराबर का साइन लग करके प्राप्त होता है आपको। आगे चलते हैं बच्चों। एक प्रश्न हमने आप लोगों के लिए और यहाँ पर रखा है, ये भी
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। देखिए, भाषा में ही आपको दिखलाई देगा, क्या निम्न स्थित संभव है। निम्न स्थित संभव से तात्पर्य है कि यदि संभावना हो तब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी? दो मित्र हैं यहाँ पर और दोनों के आयु का योग वर्षों में कितना है? 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु पुनः वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम मान लेते हैं दोनों मित्रों की एक की आयु मान लेते हैं, तो दूसरे की आयु अपने आप निकल आएगी, क्योंकि दोनों का योग तो यहां पर 20 दिया हुआ है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बात वर्षों की चल रही थी। अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? दोनों का योग जब 20 है बच्चे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20 माइनस x वर्ष। पहले वाले मित्र की आयु घटा दिया तो दूसरे का निकल आया। प्रश्न में दिया 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व इनके आयु क्या रही होगी बच्चे? इनकी आयु पहले मित्र में से 4 माइनस कर देंगे, कितने वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु में भी 4 माइनस कर देंगे, अर्थात आप देख सकते हैं ये 16 माइनस x वर्ष। ये 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु थी। अब प्रश्न ने कहा इनका गुणनफल 48। प्रश्न के अनुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो यहां पर ये और ये 4 वर्ष पहले जो आयु थी इनका गुणनफल देखिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, इनका गुणनफल 48 था। गुणा कर देते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और ये प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और ये 16 और 4 20x। इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास 64 पहले से है और ये 48 इस तरफ आ गया। तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या प्राप्त हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ पर देखिए कितना? 112। माइनस से गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गई। अब बच्चों बारी आती है कि क्या ये संभव है? तो संभावना के लिए देखते हैं हम t का मान निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात यहाँ पर माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, a की जगह पर 1 है और इसको देखिए c का मान a b c चिन्हों के साथ में। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना प्राप्त हुआ? 400 और ये माइनस में 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4।
आपको ये प्राप्त हुआ बच्चों माइनस का 48। अब आप क्या कहेंगे यहां पर देखिए, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा अर्थात ऋणात्मक अर्थात शून्य से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये संभावना कि दोनों के लिए जो ली गई थी, क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है बच्चे? यहां पर संभव क्या नहीं है कि इनकी ये कंडीशन जो बताई जा रही है इसकी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर का मान माइनस में आया। यदि यह माइनस में नहीं होता तब जरूर संभावना बनती। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस बात को पहले विविक्तिकर से डिस्क्रिमिनेंट से ज्ञात किया। आगे चलते हैं बच्चों, आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। आपने सभी तरह के प्रश्न हल कर लिए हैं, जो आपने 4 भाग इसके देखे थे। अब आप यहाँ पर इस पर भी ध्यान देंगे। पुनः मैंने एक सवाल आपको के मान के लिए दिया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, और साथ में लिख दिया यदि अस्तित्व संभव हो तो अस्तित्व की संभावना आप कैसे देखते हैं, विविक्तिकर प्राप्त करते हैं समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहीं से आप बता पाते हैं कि इसका अस्तित्व संभव है नहीं। अस्तित्व संभव है अगर, तो आप उसे ज्ञात करेंगे, और यदि अस्तित्व संभव नहीं है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। वहीं से बात रुक जाएगी। दूसरी बात देखिए, इन दोनों प्रश्नों को इससे कीजिएगा। एक हमने आपको इस तरह का भी प्रश्न दिया है बाकी, इसको भी आप पहले क्या कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा, उसके बाद में विविक्तिकर ज्ञात कीजिएगा, और उसको ज्ञात करने के बाद आप कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा शुरुआत से अब तक जितनी भी संभावनाएं थी, पहले आपने द्विघात समीकरण समझा था, उसके बाद में द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा, फिर आपने द्विघात समीकरण के हल प्राप्त किए, अर्थात जो गुणनखंड विधि से मैंने आपको पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर अर्थात x के पद को समाहित करके। तीसरी बात हमने आपको व्यापक समीकरण से ही सीधा सूत्र दर्शाया, सूत्र के माध्यम से जो द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र कहलाता है वो आपने ज्ञात किया। और अब आपने ध्यान दिया कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति आपने देखी, विविक्तिकर को आपने जाना, और विविक्तिकर के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इसमें बच्चों तरह तरह के आपने द्विघात समीकरण के प्रश्न किए। कुछ प्रश्न इस तरह के भी दिए जाते हैं जिसमें द्विघात समीकरण पहले बनाना, फॉर्मेशन आपने सीखा, किस तरह से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को द्विघात समीकरण से संबंधित ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा,